हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम संसाधन से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संसाधन का अर्थ और संसाधन के विभिन्न प्रकारों के साथ ही संसाधन संरक्षण जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की थी। हमने देखा था कि हमें भविष्य के लिए संसाधनों को बचाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर लगातार संसाधन खत्म होते चले जा रहे हैं। महात्मा गांधी के कथन के अनुसार, जैसे हमने कल भी देखा था, कि महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थात मानव की लालची पूर्ण प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन अत्यंत कम है। लेकिन समस्या इस बात की है कि मानव अपनी लालची पूर्ण प्रवृत्तियों को कम करने की बजाय और अधिक बढ़ाता चला जा रहा है। मानव कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, जिससे प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। प्रकृति में समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। संसाधन ह्रास यानी संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इन्हीं समस्याओं से बचाव के लिए आवश्यक है संसाधन संरक्षण। संसाधनों के विभिन्न परिचय प्रकारों के बाद आज हम एक नए प्रकार के संसाधन की बात करते हैं, जिसे कहा जा सकता है भू संसाधन। अर्थात भूमि एक संसाधन है। जैसे हमने देखा, संसाधन की परिभाषा अगर आप लोगों को याद हो तो आप सोचो इस चीज को कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। अब भू यानी भूमि, भूमि भी एक संसाधन है, क्योंकि ये दोनों शर्तें पूरी कर रही है। एक तो ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, और दूसरा भूमि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। मानव की आवश्यकताएं क्या? ये कह ले कि मानव या संपूर्ण जैव जगत अपनी समस्त क्रियाएं जो करता है वो भूमि पर रहकर ही करता है। आप एक कल्पना करके तो देखिए कि आपके नीचे से भूमि गायब हो चुकी है, धरातल नहीं है। जिस जगह पर आप खड़े हो, बैठे हो, वो धरातल ही नहीं, वो भूमि ही नहीं, तो क्या होगा? सोच कर ही असंभव लगता है। इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन की श्रेणी में शामिल होता है। और भूमि के अंतर्गत भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन की यदि हम बात करें तो वो है मृदा संसाधन। मृदा अर्थात मिट्टी, धरातल की वह ऊपरी परत जो फसलों के उत्पन्न होने में सहायक होती है, मृदा कहलाती है। ध्यान रखना, धरातल की वह ऊपरी परत जो फसलों के उत्पन्न होने में सहायक होती है, मृदा कहलाती है। भारत में मिलने वाली मृदाओं को उनकी विशेषता, उनके क्षेत्र
और उनके काल क्रमानुसार विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहली अगर हम चर्चा करें तो नंबर 1 आती है जलोढ़ मृदा। नाम के अकॉर्डिंग जलोढ़ जल के द्वारा लुढ़काकर लाई गई मृदा। यह मृदा अत्यंत उपजाऊ मृदा होती है। जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो पर्वतीय भाग का अपर्दन करते हुए जाती हैं। यही अपर्दित हुई मृदा जब पर्वतों की तलहटी पर या मैदानी भागों में जमा होती जाती है तो ऐसी मृदा जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई पर्वत है, यहां से ऊपर से नदी उतर रही है। जब नदी ऊपर से नीचे उतरेगी तो पर्वतीय भाग का अपर्दन करती है। अपर्दन अर्थात कटाव करते हुए चलती है। जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो ये अपर्दित हुआ पदार्थ इन मैदानों में जमा होता चला जाता है। ऐसी मृदा को ही जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। यह सबसे उपजाऊ मृदा होती है क्योंकि हर वर्ष, प्रति पल, प्रति क्षण, हर समय नदी के द्वारा पर्वतीय भाग का अपर्दन जारी रहता है और यही अपर्दित मृदा, अपर्दित पदार्थ मैदानों में लगातार जमा होता चला जाता है तो मृदा की एक नई परत मैदानी क्षेत्रों में जमा होती जाती है। इसीलिए इसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करें इसकी सबसे पहले जलोढ़ मृदा की विशेषताओं की पॉइंटों के हिसाब से। नंबर ए, यह उपजाऊ मृदा होती है। नंबर बी, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। साथ ही नंबर 3 की बात करें, यह मृदा गेहूं एवं गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है। विशेष ध्यान रखें, इस मृदा में गेहूं व गन्ने की कृषि सर्वाधिक होती है। यही तो कारण है कि उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश जो निर्मित है वो जलोढ़ मृदा से निर्मित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई नदियां जो हिमालय से निकलती हैं संचालित हो रही हैं। गंगा यमुना का दोआब प्रदेश, यानी गंगा और यमुना का मध्यवर्ती भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोनों नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद इस क्षेत्र में लगातार जमा होता रहता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। यही कारण है कि भारत का अन्न का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है।
ये कंपटीशन एग्जाम्स के भी विशेष प्रश्न आते हैं कि भारत का अन्न का कटोरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान का अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो गेहूं की खेती होती है वो गंगानगर में होती है, और भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो गेहूं की खेती होती है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होती है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो उपजाऊ मृदा का क्षेत्र है और यहां पर जलोढ़ मृदा का विशेष जमाव पाया जाता है। साथ ही गन्ना भी यहां पर महत्वपूर्ण फसल के रूप में है। यही कारण है कि गन्ना उद्योग यानी शक्कर उद्योग की अगर हम बात करें वो भी सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। हालांकि एक चीज और है कि शक्कर उद्योग अब महाराष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई तकनीकी विकास उत्पन्न होने के कारण और कई आधुनिक मशीनों के आ जाने से अब महाराष्ट्र शक्कर उद्योग में अग्रणी है, लेकिन गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहां पाई जाती है जलोढ़ मृदा। तो गेहूं व गन्ने की कृषि यहां पर सर्वाधिक मात्रा में होती है। यह मृदा जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस मृदा को कणों के आधार पर, कणों के आधार पर यह मृदा 3 भागों में बांटी जा सकती है। कौन कौन से? नंबर 1 रेत, नंबर 2 सिल्ट और नंबर 3 मृत्तिका। कणों के आधार पर इस मृदा को 3 भागों में रेत, सिल्ट और मृत्तिका। मोटे कणों वाली मृदा रेत कहलाती है। मध्यम कणों वाली मृदा सिल्ट के नाम से जानी जाती है, तो अत्यंत महीन कणों वाली मृदा मृत्तिका के नाम से जानी जाती है। कारण क्या है जरा वो भी समझिए। कैसे हम इसको यहां समझ सकते हैं ऊपर, कि जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र से ये नदी उतर रही है और आगे बढ़ रही है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से उतरेगी तो पर्वतीय भाग का कटाव करेगी, जिसमें मोटे कंकड़, मोटे पत्थर पर्वतों की तलहटी में जमा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है, कंकड़ पत्थरों का आकार भी छोटा होता चला जाता है। मोटे कंकड़ पर्वतों की तलहटी में और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अत्यंत महीन आकार इनका होता चला जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि मोटे आकार वाली जो मृदा है उसे रेत के नाम से, मध्यम कणों वाली मृदा सिल्ट के नाम से, और अत्यंत महीन कणों वाली जो मृदा है उसे मृत्तिका के नाम से जाना जाता है। तो कणों के आधार पर इस मृदा को 3 भागों में बांटा जाता है, रेत, सिल्ट और मृत्तिका। वहीं अगर बात करें आयु के आधार पर, आयु के आधार पर इस मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो कहते हैं खादर और दूसरा कहा जाता है इसे बांगर। नवीन उपजाऊ मृदा खादर कहलाती है, जबकि पुरानी मृदा बांगर के नाम से जानी जाती है। यह क्या मतलब है जरा इसको समझिए।
खादर और बांगर। और यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। जब जब जलोढ़ मृदा का जिक्र होता है वहां पर यह खादर और बांगर पढ़ने को विशेष रूप से मिलता है। खादर और बांगर एक ऐसा क्षेत्र, आप परिभाषा को जरा सुनना, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रति वर्ष नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद जमा किया जाता है उसे खादर कहा जाता है। एक ऐसा स्थान या क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नियमित रूप से नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद जमा किया जाता है उसे खादर कहते हैं। जबकि एक ऐसा क्षेत्र जहां एक बार अवसाद जमा करने के पश्चात, यहां अवसाद शब्द हम बोल रहे हैं बार बार, अवसाद मतलब कचरा, मलबा, कंकर, पत्थर। जब नदी पर्वतों से उतर रही है तो नदी अपने साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे कंकड़ भी होंगे, पत्थर भी होंगे, रेत भी होगी, अनेक प्रकार के तत्व ऊपर से उतरते हैं। तो इन सभी को संयुक्त रूप से अवसाद कहा जाता है। तो एक ऐसा स्थान जहां एक बार नदियों के द्वारा अवसाद जमा करने के पश्चात लंबे समय तक अवसाद जमा नहीं किया जाता उसे बांगर कहा जाता है। यह हम दोबारा नहीं बोलेंगे कि एक बार जमा करने के पश्चात दोबारा नहीं जमा किया जाता, नहीं, लंबे समय तक अवसाद जमा नहीं किया जाता, ऐसा स्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। अब वो कैसे, जरा देखें डायग्राम के हिसाब से। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे यहां कोई नदी है, यह सिर्फ एक समझाने के तरीके के आधार पर है, वास्तविकता नहीं, कि जैसे नदी का जल स्तर बढ़ता है, वर्षा होती है, नदी के द्वारा अपना जल इस क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। तो नदी के साथ सिर्फ जल ही नहीं आएगा, उसके साथ विभिन्न प्रकार का अवसाद भी आता है और यह अवसाद इन क्षेत्रों पर जमा होता चला जाएगा। तो ऐसा स्थान कहलाता है खादर, जहां प्रतिवर्ष यह कार्य होता है। लेकिन बांगर जब तब कभी वर्षा होती है और जब तब कभी नदियों का जल स्तर ऊंचा उठता है और जब तब कभी ये पानी, जल या अवसाद इन स्थानों पर पहुंचता है तो इसे बांगर कहा जाता है। हर वर्ष भारी वर्षा नहीं हो रही, हर वर्ष नदियों का जल स्तर इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचता, इसलिए एक बार जमा हो गया, अब दोबारा कब हो पता नहीं। तो ऐसे में ये स्थान बांगर और ये स्थान खादर, यानी हम यूं कह सकते हैं नदियों के समीपवर्ती या क्षेत्र है उसे खादर कहते हैं और नदियों के दूरवर्ती क्षेत्र बांगर के नाम से जाना जाता है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में हमने कुछ चर्चाएं की, जरा एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। जलोढ़ मृदा यह सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। निक्षेप शब्द का आशय जमाव से होता है। गेहूं और गन्ने की कृषि के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। साथ ही कणों के आधार पर देखा जाए तो यह मृदा 3 भागों में बांटी जाती है, रेत, सिल्ट और मृत्तिका के नाम से। तो आयु के आधार पर देखा जाए तो यह मृदा 2 भागों में बांटी जाती है, एक खादर और बांगर के नाम से। आइए आगे इसकी चर्चा करते हैं।
यदि इस मृदा के जमाव की बात करें कि यह मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह मृदा संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ पंजाब तथा एक सकरे गलियारे के रूप में राजस्थान के कुछ भागों में यह मृदा देखने को मिलती है। यानी सर्वाधिक रूप से देखा जाए तो यह मृदा उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में मिलती है। कारण क्या है इसका? कारण है कि संपूर्ण उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला मौजूद है और इस हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली विभिन्न नदियां इसी तरह से संचालित हो रही हैं। तो ऐसे में हिमालय से आने वाला अवसाद इस मैदानी क्षेत्रों में जमा कर दिया जाता है। इसीलिए यह मृदा यानी जलोढ़ मृदा संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में यह देखने को मिलती है। यह मृदा मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। यही कारण है कि जब नदियों के द्वारा इस मृदा को लाया जाता है तो इसको नाम दिया जाता है जलोढ़ मृदा के नाम से। तो हमने आज जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने देखा मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो न सिर्फ फसलों के उत्पादन में अपितु अन्य तमाम जैविक क्रियाओं के लिए बेहद आवश्यक है। ये मृदा संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार हमने आज जलोढ़ मृदा के बारे में देखा। शेष प्रकारों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।